पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ एग्जाम्पल देखे थे और फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में थोड़ा सा पॉइंट आउट किए थे। सबसे पहले हम लोग आए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स या इसी को कहें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहला हम लोग इसको डिस्कस करें कि इफ इलेक्ट्रोलाइसिस is done by using electrodes of platinum या gold या graphite, they act as medium for flow of electrons only. They do not participate in reaction. जो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए वही होगा। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड के इस्तेमाल करते हैं, सच इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और पुराना नाम में नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स। नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यूजिंग इलेक्ट्रोड्स किसका, प्लैटिनम या गोल्ड या ग्रेफाइट का, तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। वो केवल इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए माध्यम का काम करता है, वो रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता है। ऐसे इलेक्ट्रोड्स को क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स या नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स। नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स। उसका उल्टा इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मेटल एज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है, और मोर reactive metal they act as medium for flow of electrons and also participate in reaction. Hence change the nature of product।
उसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे इलेक्ट्रोड को दे आर कॉल्ड अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्या कर रहे हैं? अगर प्लेटिनम या गोल्ड या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रोड का काम केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के मीडियम के रूप में काम करना होता है। लेकिन जब जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसी मेटल का रॉड अगर इलेक्ट्रोड लें या ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड लें तो वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए मीडियम का तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ वह रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। इस तरह से नेचर ऑफ रिएक्शन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट को बदल देता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस, आगे एग्जाम्पल आएगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करें यूजिंग प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, दोनों में अंतर होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, दोनों में क्या आएगा? फर्क आ जाएगा। दूसरा फैक्टर हम लोग देखें, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैटायन। मान लें कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन has more than one different different cations. The cation having higher E naught reduction gets discharged and liberated first at cathode preferably। क्या करें? जब सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा तरह का कैटायन हो तो वह कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा जिसका ई नॉट रिडक्शन का मान हाइयर है। जैसे इसको भी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे अगर एक्वस NaCl है तो यहाँ कैटायन Na+ भी होगा और H+ भी होगा। ई नॉट Na+ से Na -2.71 वोल्ट, ई नॉट H+ से H2
0.00 वोल्ट। तो हाइयर किसका है? H प्लस आयन का। तो पहले लिबरेट कौन होगा? हाइड्रोजन। अगर यही एक्वस कॉपर सल्फेट लें तो यहाँ Cu प्लस प्लस है और H प्लस आयन है। अब E0 H प्लस आयन से H2 0.00, E0 Cu प्लस प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट। तो हाइयर कौन हो गया? इसलिए ये पहले डिस्चार्ज और डिपॉजिट होगा। उसके बाद तीसरा फैक्टर हम लोग देखें, E0 रिडक्शन ऑफ एनायन। सिमिलर जैसा सेकेंड पॉइंट था, इफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन had two or more different anions, one having lower E0 reduction gets discharged and liberated first। जब E0 रिडक्शन ऑफ एनायन को कंपेयर करें तो जिसका लोअर E0 रिडक्शन होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। अब तीसरा फैक्टर के बाद देखें कंसंट्रेशन। हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़ चुके हैं। नस्ट इक्वेशन में हम लोग क्या देखे थे? वी नो दैट एट सर्टेन टेम्परेचर E0 reduction depends on concentration। अब दूसरा और तीसरा फैक्टर में हम लोग क्या था? E0 रिडक्शन ऑफ कैटायन, E0 रिडक्शन ऑफ एनायन। E0 रिडक्शन किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर। हेंस product formed during electrolysis depends on concentration of ions also। अगला फैक्टर है काइनेटिक बैरियर और ओवर वोल्टेज। काइनेटिक बैरियर और ओवर वोल्टेज। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो E0 रिडक्शन के आधार पर जिसको फिजिबल माने कि उसको पहले लिबरेट होना चाहिए, वो नहीं लिबरेट होता है। इसको कहेंगे काइनेटिक बैरियर या ओवर वोल्टेज। मतलब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का नीड होना।
कह सकते हैं कैसे, समटाइम्स thermodynamically feasible electrochemical reactions are not seen to happen क्यों? ड्यू टू लोअर या ड्यू टू देयर बीइंग काइनेटिकली स्लो होने के कारण, किस कंडीशन में, एट लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, लोअर वोल्टेज पर, which increases resistance of electrodes, hence potential difference above the theoretical value is needed for liberation. क्या करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो थर्मोडायनामिकली फिजिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो वास्तव में होता हो नहीं है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यू टू देयर बीइंग काइनेटिकली स्लो एट लोअर पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्या होता है कि रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स बढ़ जाता है और उसको क्या चाहिए, जो उसका ई नॉट रिडक्शन का मान है उससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं हम लोग ओवर वोल्टेज। तो जो थियोरेटिकली नीड था उससे ज़्यादा, which is known as over voltage. Over voltage changes the product ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको इस तरह से समझिए, सपोज कीजिए कि OH माइनस आयन है और Cl माइनस है। OH माइनस के क्या बनेगा, OH, और 4 OH मिलकर के H2O प्लस O2, और Cl माइनस से क्या बनेगा, Cl और Cl मिलकर के Cl2। इसका ई नॉट रिडक्शन होता है प्लस 1.23 वोल्ट, इसका ई नॉट रिडक्शन होता है प्लस 1.36 वोल्ट। तो एनायन का ई नॉट रिडक्शन का मान जिसका कम होगा वो पहले निकलेगा। तो OH माइनस आयन को लिबरेट होकर के ऑक्सीजन निकलना चाहिए था,
लेकिन अगर हम लोग NaCl एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद देखते हैं कि सॉल्यूशन अल्कलाइन रह गया। इसका मतलब OH माइनस उसमें बचा हुआ रह गया। इसका क्या मतलब हुआ कि Cl माइनस से Cl2, मतलब Cl माइनस आयन पहले डिस्चार्ज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओवर वोल्टेज ज़्यादा एप्लीकेबल हुआ। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिबरेशन के लिए। तो काइनेटिकली जब स्लो रहेगा कोई स्पीसीज किसी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, तो वो जब इलेक्ट्रोड्स के सराउंडिंग्स में आएगा तो उसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोड्स का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो नेचुरली लिबरेट होने के लिए हायर पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होगी। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें जो आपके PDF में भी है। दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए थे। अब तीसरा ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ water acidified with a little of H2SO4। तीसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एसिडिफाइड विथ ए लिटिल ऑफ, मतलब बहुत कम मात्रा में, ए लिटिल ऑफ H2SO4। एसिडिफाइड मतलब बहुत कम मात्रा में एसिड। H2SO4 का आयनेशन होगा, क्या बनेगा? H+ आयन और सल्फेट आयन। इसके प्रेजेंस में वाटर का आयनेशन होगा, H+ और OH- आयन। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पर क्या आएगा, कैथोड पर क्या आएगा? कैथोड पर कोई कंपटीशन नहीं है, सबसे दोनों सोर्स से H+ ही आ रहा है। H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H और H मिलके H2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा कहाँ पर? कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस evolves at कैथोड। एनोड पर OH- इलेक्ट्रॉन लॉस OH, 4 OH, 2H2O प्लस O2। ऑक्सीजन गैस evolves at एनोड। अब अगला एग्जांपल लें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब यहां क्या फर्क आ रहा है कंसंट्रेशन में? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4
तो हायर कंसंट्रेशन पर आयोनाइजेशन का नेचर भी बदलेगा। H2SO4 का आयोनाइजेशन से H प्लस और HSO4 माइनस, और वाटर तो एक्वस मीडियम प्रेजेंट है, H2O के आयनेशन से H प्लस और OH माइनस आयन। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एनोड पर और कैथोड पर, कैथोड पर H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया H और H एटम मिलके बन गया H2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स एट कैथोड। अब यहां एनोड पर क्या होगा? देखिए कंसंट्रेशन जब बहुत लो था H2SO4 का, तो यहां पर क्या निकला था? ऑक्सीजन। यहां क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस आयन, इलेक्ट्रॉन लूज किया HSO4। अब HSO4 और HSO4 मिलकर के बनाएगा H2S2O8 पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोड पर क्या बना? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स एट एनोड। तो देखिए कंसंट्रेशन चेंज करने से प्रोडक्ट कैसे बदल गया। जब H2SO4 का कंसंट्रेशन बहुत कम था तो वहां क्या निकला था? ऑक्सीजन। अभी क्या बन रहा है? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl, electrolysis of aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl। अब NaCl का आयनेशन Na प्लस और Cl माइनस, H2O का आयनेशन H प्लस OH माइनस। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब यहां समझिए E0 Na प्लस से Na -2.71 वोल्ट, E0 H प्लस से H2 0.00 वोल्ट। हाइयर वैल्यू किसका हो गया? H प्लस का। तो क्या कहा गया था अभी कि जिसका E0 रिडक्शन का मान ज्यादा होगा वो निकलेगा कहां पर? वह कैटायन कहां लिबरेट होगा? कैथोड पर। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे।
कैथोड पर H प्लस H, H प्लस H, H2, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स एट कैथोड। अब आइए एनायंस को देखिए। एनायंस का E0 Cl2 से Cl माइनस प्लस 1.36 वोल्ट, E0 O2 से H2O प्लस 1.23 वोल्ट निकलना इसको चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन के निकलने के लिए ओवर वोल्टेज क्लोरीन की अपेक्षा ज्यादा चाहिए, इसलिए पहले कौन निकल जाएगा? क्लोरीन। तो कैथोड पर हाइड्रोजन आया, एनोड पर Cl माइनस से Cl, Cl और Cl, Cl2, इसलिए क्लोरीन इवॉल्व्स एट एनोड। अब इसका प्रूफ क्या है? अब सॉल्यूशन में क्या रह गया? Na प्लस और OH माइनस। OH माइनस रह गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अल्कलाइन। OH माइनस रह गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अल्कलाइन। अगर यहां से OH माइनस पहले निकलता तो NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, उसका नेचर क्या होगा? न्यूट्रल। NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन क्या था? न्यूट्रल। अगर यहां से OH माइनस निकल जाता तो सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल बना रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, कुछ देर इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तुम क्या करें? सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज न्यूट्रल। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सॉल्यूशन ऑफ या remaining solution is बेसिक या अल्कलाइन। क्यों? सिंस OH माइनस आयंस रिमेन, क्योंकि OH माइनस आयन सॉल्यूशन में रह जाता है। अब आइए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम लोग इलेक्ट्रोड का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4 आयोनाइज करेगा, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। H2O का आयनेशन होगा H प्लस OH माइनस। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, E0 रिडक्शन का मान किसका ज्यादा है? कॉपर का। तो कैथोड पर क्या आएगा? Cu प्लस प्लस Cu। कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। एनोड पर क्या होगा? OH माइनस आयन, OH 4 OH 2H2O प्लस O2। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व्स एट
एनोड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद यहां क्या रह गया? H प्लस आयन। H प्लस आयन रह गया तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन एसिडिक। सॉल्यूशन एसिडिक। After electrolysis, the solution is acidic. अब अगला एग्जाम्पल लें। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल। अब जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसी मेटल का इलेक्ट्रोड है, तो खुद वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। एनोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड से Cu++ आयन जाएगा सॉल्यूशन में। कैथोड पर Cu++ इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu। हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो Cu++ है उसका कंसंट्रेशन अनचेंज रहेगा। Cu++ यहां से पहले कैथोड पर लिबरेट होगा, उतना ही मात्रा में Cu++ एनोड से सॉल्यूशन में घुल जाएगा। Cu++ ions get liberated at cathode and an equivalent amount, उतना ही मात्रा, equivalent amount of Cu++ ions pass into solution from anode से। इसलिए नेट ट्रांसफर क्या है? इसलिए नेट रिएक्शन या नेट ट्रांसफर क्या है? एनोड से मेटल का मेटल कैटायन में। इसलिए नेट चेंज क्या हो गया? नेट चेंज एनोड से मेटल कैटायन बना, कहाँ गया? सॉल्यूशन में। और वहां से कहाँ चला गया? मेटल के रूप में लिबरेट हुआ एट कैथोड। Cu से Cu++ बना, कहाँ? एनोड पर। Cu++ से Cu में चेंज हुआ कैथोड पर। इस मेथड का इस्तेमाल the above method is used for refining of metals। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग using impure metal as anode। प्योर मेटल
as cathode. Aqueous solution of salt of metal as electrolyte. जिस मेटल का रिफाइनिंग करना है, जैसे मान लो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट लो, इम्प्योर जिंक को बनाओ एनोड, प्योर जिंक को बनाओ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद प्योर मेटल जमा हो जाएगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पर। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद प्योर मेटल collects at cathode, while impurities अशुद्धियां are left at anode called anode mud, एनोड का कीचड़ गंदगी। कंसंट्रेशन ऑफ आयन या कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि हम लोग क्या देखें कि जितना Cu++ सॉल्यूशन से निकला उतना ही जितना Cu++ सॉल्यूशन से निकला कैथोड पर लिबरेट हुआ, उतना ही Cu++ इक्विवेलेंट अमाउंट Cu++ डिजॉल्व कर गया कहाँ, एनोड से। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब इस तरह से हम लोग जो डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखें। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और उस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।